Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 मार्च 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसी भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बहुत सारे आर्टिकल्स सटीक तरीके से विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते हैं, तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। लास्ट में हर एक आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे या लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करेंगे, आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। तो जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना भी है। पता चलेगा डेली बेसिस पे कौन कौन लोग लेक्चर्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 14 ऑफ मार्च के बाद में ये वाला जो सेशन है टॉप 10 न्यूज़ करके जब हम अपलोड कर रहे थे, ये सीरीज़ जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की है, इसको बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ गया था, बट अब यहाँ पर ये सीरीज़ वापस से कंटिन्यू हो रही है और अब ये सीरीज़ कभी भी नहीं रुकने वाली। ये सेशन आपको रेगुलर रोज़ाना सुबह सुबह 5:30 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो हमेशा अपने आप को रेडी रखिएगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं तो सुबह 5:30 बजे इस सेशन को ज़रूर से फॉलो करें। इवन आपका प्रीलिम्स तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए हैं, बहुत ही क्रिस्प वे में। कहोगे तो मैं कुछ एडिटोरियल सेक्शन भी ऐड करूंगा आगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। बट सेशन को अभी देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये सेशन को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। एंड वीडियो के लास्ट में याद रखना, एक टेस्ट दिया गया है, सभी ने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर जाना है, पता चलेगा कितना कुछ आपने सेशन से सीखा है। बाकी ये अगर शानदार सा पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के अंदर हर एक चीज़ है। कभी कभी जैसे आप सोचोगे कि हम रिवाइज कैसे करेंगे, सर बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। रिवाइज करने के लिए इन पीडीएफ्स के अंदर में रिवीजन पॉइंटर भी दिए गए हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, 76,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने लेक्चर के सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। चलिए अब बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। एंड याद रखना, बहुत ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि सब याद रखना है, दिमाग में रखना है, लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आर्टिकल नंबर 1, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भाई हमने बहुत मिसाइलें पढ़ी हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है रिसेंटली मिसाइल ही मिसाइल चर्चाओं में है ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेस्ट एशिया, जहाँ पर ईरान, इजराइल, यूएसए, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स ये सब दागी हैं। इसमें ईरान की मिसाइल्स बहुत चर्चाओं में है। अलग अलग मिसाइल्स का प्रयोग रिसेंटली ईरान ने किया है। आपने देखा होगा एक मिसाइल ईरान की रिसेंटली चर्चाओं में थी जिसका नाम है खैबर शेखन। हमने ऑलरेडी अपने इसी वाले मॉर्निंग सेशन में कवर किया था। बाकी एक मिसाइल है एमाद गद्र, उसके अलावा खुराम शहर, देन यहाँ पर है सेजल। सेजल मिसाइल जो है ईरान की थोड़ी खास भी है, इसको डांसिंग मिसाइल कहा गया है। रीज़न यह है क्योंकि ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर अपने रास्ते को चेंज करता रहता है। तो दुश्मन ने अगर अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है हमारी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके चांसेस हमारी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के कम हो जाते हैं, क्योंकि मिसाइल ये डांस करके जा रही है, मतलब उसको कंफ्यूज कर देती है डिफेंस सिस्टम को। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आपने याद में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सेजल मिसाइल। उससे पहले आप देखोगे ईरान की कुछ और मिसाइल चर्चाओं में है। यहाँ पर ये जितने मिसाइल के नाम लिखे गए इनमें मैक्सिमम लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स आपको नजर आएंगी। जैसे सौमर 3,000 किलोमीटर की रेंज है ईरान की इस पर्टिकुलर मिसाइल की। सेजिल की जो रेंज है वो 2,000 किलोमीटर की है एंड इसका निकनेम डांसिंग मिसाइल है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। फिर शाहब 3 है, जोल्फगर है। मैं आप लोगों को ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे मिलते जुलते नाम अगर आपको एग्जाम में मिल जाएं कि सोमर, सेजिल, साहब 3, जोल्फगर, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये सब क्या है? तो ये सारी की सारी ईरान की मिसाइल्स हैं, इतना याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही बनता है। अब क्वेश्चन ये है, सर हम सेजल मिसाइल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये आपको हर एक आर्टिकल में मिल जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलता रहेगा कि ये न्यूज़ में क्यों है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ईरान ने अपने इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ईरान की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा गया है। एक ऐसी मिसाइल जो कन्वेंशनल वेपन तो कैरी करती है, नॉर्मल अटैक तो कर सकती है, साथ ही साथ में ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, यानी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता भी इस सेजल मिसाइल में हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया गया जिस वजह से ये चर्चाओं में आया। सेजल मिसाइल किस प्रकार की है? सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज मतलब 2,000 किलोमीटर लमसम रेंज है। इससे ज़्यादा की रेंज की भी मिसाइल ईरान के पास में है और इससे कम रेंज वाली मिसाइल्स भी ईरान के पास में है।
इसको सज्जल, अशौरा, अशूरा के नाम से भी जानते हैं, या इसको निक नेम डांसिंग मिसाइल दिया गया है। डांसिंग मिसाइल नाम देने के पीछे का रीज़न बता दिया है मैंने। इसकी मैनूवरिंग कैपेबिलिटी, इसका रास्ता बहुत तेज़ी से आप चेंज कर सकते हैं, तो दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा दे सकती है ये पर्टिकुलर मिसाइल। इसके मेन फीचर्स की बात करेंगे तो सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, और सॉलिड फ्यूल में खास बात ये देखो, एक तो मिसाइल में यूज़ होता है सॉलिड फ्यूल, और कुछ मिसाइल में इस्तेमाल होता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल मिसाइल को रेडी करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। सॉलिड फ्यूल सब कुछ रेडी रहता है, बहुत तेज़ी से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सॉलिड फ्यूल ज़्यादा कह सकते हैं केपेबल साबित होता है। रेंज हमने डिस्कस कर ही लिया है, 2000 किलोमीटर, 700 किलोग्राम की टोटल वेट ले जाने की कैपेसिटी है। एंड ये कन्वेंशनल वॉरहेड यानी नॉर्मल अटैक तो कर ही सकता है, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या सेजल मिसाइल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल अटैक कर सकता है। बस इतना सा पढ़ना था सेजल मिसाइल के बारे में। जो भी बातें बताई गई हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स, कि सेजल क्या है, इसका निक नेम, इसकी रेंज, पेलोड कैपेसिटी, एंड ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है ना। चलो आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है, बात करता है लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट है, अब ये किसी नदी पर बना है, तो ये आपका टॉपिक ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जीएस पेपर नंबर 3 आपका एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन है उसके परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन सवाल यह है कि सर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रीज़न क्या है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है, प्रधानमंत्री ने अभी 120 मेगावाट का लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, इस वजह से ये चर्चाओं में। ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है मेरे दोस्त? असम में हुआ है, तो याद रखिएगा। नाम है लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोपिली जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये नदी का नाम है जिस नदी के ऊपर में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें से ये वाला जो 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट जिसको रिसेंटली प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है, ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा एक तरफ जो बिजली बनाई जाती है कई बार पानी से, वो डैम के जरिए, यानी जो रेजरवॉयर है उसमें पानी को इकट्ठा करके तब यहाँ पर आप कह सकते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये जो रन ऑफ रिवर वाला सिस्टम होता है इसमें नदी बहती रहती है, पानी को ज़्यादा बड़े रेजरवॉयर बना के रोका नहीं जाता है, ये बात याद में रखिएगा। ठीक है, तो नदी बहती रहेगी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार का ये लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। याद रखना है ये कोपिली नदी पर है, और कोपिली नदी स्पेशली आपको असम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। असम सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंडिंग दी गई है। ये इतना काम का नहीं है मेरे दोस्त। काम की जो चीज़ है ना इसमें वो है कोपिली नदी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में बनी हुई है। कोपिली रिवर की जब बात आती है तो ये एक इंटरस्टेट रिवर है। इंटरस्टेट नदी वो होती हैं जो दो राज्यों में बहकर गुजरती हैं। अब ये कोपिली नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। ये देखो ऊपर से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, मैं इसको पिंक से ड्रॉ करता हूँ। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ऊपर से इस तरीके से आ रही है, भारत में असम में अरुणाचल प्रदेश में ऊपर से एंटर होकर, ठीक है, असम से होते हुए फिर नीचे हमारे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। कोपली नदी की बात करेंगे तो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन कहाँ पर है? मेघालय में है। और ये जो मेघालय वाला रीजन है यह है मेघालय प्लाट्यू वाला हिस्सा, पठार वाला हिस्सा। यहीं से ये नदी ओरिजिनेट होती है, कोपिली नदी। और ये कोपिली नदी इधर की साइड में यानी नॉर्थ वर्ड साइड में बह रही है, मेघालय से नॉर्थ में बह रही है। और इस तरीके से आते आते ब्रह्मपुत्रा में ये ज्वाइन हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है। तो दो राज्य कौन से हो गए? एक हो गया मेघालय, एक हो गया असम। तो इन दो राज्यों में बहती है कोपिली नदी, इसलिए इसको इंटरस्टेट रिवर कहा गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कोपिली नदी कौन से नदी की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है? तो वो ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्राइब्यूटरी है? साउथ रिवर ट्राइब्यूटरी है। याद रखना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथ। तो सदर्न हिस्से में यहाँ पर ये कोपिली नदी इसको ज्वाइन कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए फोटो लगाया गया ताकि आप इसको यहाँ से अच्छे से दिमाग में छाप कर ही चले जाएं। ठीक है, तो वो दो हमारे स्टेट कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, इसलिए इसको इंटरस्टेट रिवर बोला गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कोपिली नदी साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। कहाँ से ओरिजिन होती है? मेघालय वाले प्लाट्यू से, ये बताया। इन दोनों रीजन से गुजरते हुए फाइनली ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है। नाउ ये छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर है, वीडियो पॉज कर करके आप अपना चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी कहीं पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
चलिए अगला आर्टिकल। अब दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक काम करो, फटाफट वीडियो पे एक लाइक का बटन दिया गया है, प्लीज़ उसको ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि आपको सेशन में आज बहुत कुछ मिलेगा। सेशन लंबा होने वाला है। कुछ दिनों के करंट अफेयर्स पेंडिंग थे, वो भी कवर किए हैं। रोज़ सुबह 5:30 बजे मिलेगा, सबसे अर्ली मॉर्निंग में सबसे अच्छा सेशन। तो आपका बस खाली एक काम बनता है, आप सपोर्ट दे सकते हैं, और वो सपोर्ट है लाइक का बटन प्रेस करके। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम पर चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें। हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए अगला आर्टिकल बात करता है डाई मिथाइल एथर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है डाई मिथाइल एथर, मैं आपको समझाता हूँ। रिसेंटली ना पीआईबी के अंदर में, और चेक करना इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको कवर किया गया है। इसमें हम लोग पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इन्हीं के ऊपर भी तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि द हिंदू का सेशन तो हमारा अलग से चलता भी है। तो डाई मिथाइल एथर की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले इसका कारण समझिए। हुआ क्या है, जो सीएसआईआर नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है, इन्होंने डाई मिथाइल एथर टेक्नोलॉजी को अभी के समय पर बढ़ा दिया है। इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये काम करना क्यों बढ़ा दिया है, और डाई मिथाइल एथर है क्या, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो डाई मिथाइल एथर डीएमई सिंथेटिकली इसको एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल प्रोवाइड करवाया गया है, या प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे आज ट्रक वगैरह के अंदर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं डीजल। तो डीजल का ऑल्टरनेट हो सकता है डाई मिथाइल एथर। ठीक है, तो डीजल का सब्सटीट्यूट हो सकता है। डीजल ना इस्तेमाल करके हम डाई मिथाइल एथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंजन के लिए और ज़्यादा बेहतर है, और डीजल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो इस पे आज इंडस्ट्रीज काम कर रही है, रिसर्च कर रही है कि डाई मिथाइल एथर हमारे देश में बन सके। ठीक है, एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा भाई इसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो देखो डाई मिथाइल एथर का सबसे पहला इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, एज अ फ्यूल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आयरन और स्टील प्रोडक्शन में होता है, सीमेंट प्लांट्स में होता है, पावर प्लांट्स के अंदर में होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो फ्यूल सब्सटीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये एज अ क्लीन फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। आप इसको एज अ सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ जेट फ्यूल, एज अ सब्सटीट्यूट डीजल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज बहुत सारा जो केमिकल प्रोडक्शन है उसमें भी डाई मिथाइल एथर का यूज़ किया जा सकता है। जैसे एरोजोल प्रोपेलेंट वगैरह होते हैं ना, कुछ उस प्रकार से आप कह सकते हैं डाई मिथाइल एथर का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इतना शानदार क्यों है, ज़रा वो समझिएगा। क्योंकि एग्जाम में या तो एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, यानी उसके यूजेज कहाँ कहाँ पर हैं। दूसरा जो पूछा जाता है वो यहाँ पे है इसकी प्रॉपर्टीज़। कोई भी केमिकल है, प्रॉपर्टीज़ ज़रूर से पढ़कर करो, प्रश्न बन सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो रटने वाली बात है कि डाई मिथाइल एथर जो है, इसका सिटेन नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ध्यान रखना, कोई भी फ्यूल जिसका सिटेन नंबर हाई होता है, मतलब वो बेटर इग्निशन प्रोवाइड करवाता है, यानी वो अच्छी तरीके से जलेगा, अच्छी तरीके से इंजन को पावर देगा। तो डीजल के कंपैरिजन में डीजल इंजन में बेटर आग पकड़ सकता है, तो इसलिए इसको हाई सिटेन नंबर में रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इसको देखोगे तो इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस गैस है डाई मिथाइल एथर, जिसको आप क्लीन बर्निंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको जलाओगे भी ना, जैसे डीजल जब जलाते हैं तो उससे में से प्रदूषण होता है, सल्फर वगैरह निकलता है। वैसे जब डाई मिथाइल एथर जलाओगे तो इसमें से जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जो सूत है, सूत मतलब ब्लैक कार्बन, याद रखना कुछ दिनों मैंने पहले आपको पढ़ाया भी है। ब्लैक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम एमिट होती हैं, बहुत कम निकलती हैं डाईमिथाइल एथर से। ठीक है, तो याद रखिएगा डाईमिथाइल एथर का ये एक सबसे बड़ा फायदा है। बाकी थर्मल एफिशिएंसी बात करेंगे तो पुराने ज़माने के जितने भी फ्यूल हैं उसके कंपैरिजन में बढ़िया काम करता है। डीजल इंजन्स के एज अ ऑल्टरनेटिव, एज अ सब्सटीट्यूट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी डाईमिथाइल एथर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी पे काम हो रहा है। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, एरोजोल प्रोपेलेंट में, इवन कई बार इंडस्ट्री के अंदर में जो कलर होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में भी होता है, एंड प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में भी डाई मिथाइल एथर का यूज़ किया जाता है। तो ये रेलिवेंट टॉपिक था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन काम का है। छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर दिए गए हैं, कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। याद रखने वाली बात है, सीटेन नंबर इसका हाई है, और हाई सीटेन मतलब बेटर इग्निशन होता है, और डीजल का सब्सटीट्यूट है, वो सब चीज़ें बता दी हैं। अगला आर्टिकल बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पढ़ते चलो, ध्यान से सुनते चलना, दिमाग में चीज़ों को बैठाते चलना, लास्ट में टेस्ट होना है, याद दिला देता हूँ बीच में। अब ये एक आर्टिकल है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। अब रिसेंटली ये अवार्ड भी दे दिया गया है, चर्चाओं में है, हमने पॉइंट सेशन को मिस किया है, कोई बात नहीं, कवर सब होगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है आर वेरामुथु।
एक तमिल लिरिसिस्ट हैं, ऑथर हैं। इनको इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नाम नहीं पूछेगा, स्पेशली यूपीएससी वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर में एक हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये, ठीक है, लिटरेचर के सेक्शन में जिसने बहुत कुछ लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको एक पहचान देने के लिए अवार्ड दिया जाता है। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में जिसने लिखा है उन भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को स्पॉन्सर करता है भारतीय ज्ञानपीठ, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अवार्ड में क्या होता है, 11 लाख रुपए का कैश प्राइज और ब्रॉन्ज का एक स्टैचू होता है वग देवी, यानी कि माँ सरस्वती का वो स्टैचू होता है। साथ ही साथ में एक साइटेशन होता है जिसमें ये सब कुछ लिखा है, और एक स्टैचू भी होता है दोस्तों माँ सरस्वती का, ध्यान में रखना। ये सब कुछ ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर में दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, जिन्होंने भारत के लिटरेचर में एक बहुत ही अद्भुत योगदान दिया हो, बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया हो। अब कौन कौन सी भाषाओं में अगर लिखा है उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो कोई सी भी भाषा हो। जैसे आज हमारी 8th शेड्यूल के अंदर में जो ये 22 भाषाएं हैं, इन सभी में आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, प्लस इसके अलावा इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है, तो याद रखना 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश। तो इन सब भाषाओं में यानी टोटल 23 भाषाओं में अगर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी ऑथर ने दिया है तो उनको यहाँ पर इस ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और याद रखने वाली बात है कि वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जीवित लिविंग ऑथर होना चाहिए। ठीक है, अब ज्ञानपीठ अवार्ड में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आते हैं, रूल्स आते हैं। इन रूल्स के बिना आप ज्ञानपीठ अवार्ड पढ़कर अगर एग्जाम में जाओगे तो मात खा जाओगे, प्रश्न में गड़बड़ी हो सकती है। 3 नियम क्या कहते हैं, पहला नियम कहता है कि भाई ये एक टाइम अवार्ड है, यानी सेम राइटर ने एक बार कुछ अच्छा किया है, जीवन में एक ही बार अवार्ड मिलेगा, उसके बाद भले ही यहाँ पर पहले वाले से क्यों ना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो, दोबारा ये अवार्ड उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। सेकेंड रूल यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड का है कि जो लैंग्वेज, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया 22 शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, तो टोटल 23 लैंग्वेज में से किसी भी भाषा में जैसे ये अवार्ड दिया जाएगा किसी साल में, तो उसी भाषा में अगले 2 साल तक यहाँ पर वो अवार्ड नहीं दिया जा सकता। अगले 2 साल में डिफरेंट भाषाओं में देखा जाएगा किसने बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तीसरा नियम इसका कहता है कि मे नॉट बी अवॉर्डेड इन अ ईयर इफ नो सूटेबल कैंडिडेट फाउंड। अगर ऐसा साल लगता है कि भाई इस दिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए सूटेबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देता कि उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाए, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस दिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये अवार्ड नहीं भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि देना ही देना है, लीगली मैंडेटरी नहीं है। जिस दिन कोई लगा कि सूटेबल नहीं है उस साल नहीं भी दिया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसके नियम हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया था, तो जी शंकरा कुरुप जी को दिया गया था, एक मलयालम पोएट है। इनका जो एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था वो था ओदा कुजल, उसके लिए यहाँ पर यह दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक फैक्ट। कभी भी रिवाइज करना हो, छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स हैं, विदाउट द टाइम वेस्टिंग फटाफट आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कब स्टार्ट होता है, प्राइज, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट रूल्स, फर्स्ट विनर एंड गेम ओवर। चलो अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने दोस्तों डिस्कशन किया था सूजल गांव आईडी के बारे में, डिस्कशन नहीं किया है, आज कर रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, पहले कारण समझ लो, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। कारण यह है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, इन्होंने रिसेंटली सूजल गांव आईडी को रिलीज़ किया है, जिस वजह से ये सूजल गांव आईडी चर्चाओं में है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट है भी नहीं। आपने देखा होगा जैसे सरकार के थ्रू जल जीवन मिशन चालू करा गया है। इस जल जीवन मिशन के अंदर मेन पर्पस है सभी लोगों का, स्पेशली गांव वाले क्षेत्रों में लोगों के घरों में टैप कनेक्शन देना, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, यह हमारा अल्टीमेट पर्पस है, पता है। तो ये जो टैप वाटर कनेक्शन सभी लोगों तक पहुंच गया है, इसकी एक डिजिटल आईडी बनाना, यानी इसकी एक डिजिटल मैपिंग करना, सारा डेटा ट्रैक करना, इसी को ही यहाँ पर सूजल आईडी का नाम दिया गया है। तो एक स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर है जो कंप्लीट डिजिटल मैपिंग करेगा रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई एसेट्स की। जो भी घरों तक ये पानी पहुंचाया गया है, टंकी का पानी पहुंचाया गया है, स्पेशली उनकी डिजिटल मैपिंग करेगा, डिजिटली उनको सब रिकॉर्ड्स के बेसिस पे तय करेगा या उसको अपलोड करेगा। और ये 31 स्टेट्स जिसमें यूनियन टेरिटरीज वगैरह सब कुछ शामिल है, उन सभी राज्यों में ये क्रिएट करने वाले हैं। और ध्यान में रखेगा इसको सुजलम भारत आईडी से जोड़ दिया जाएगा।
सुजलम भारत आईडी में इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी, सर्विस एरिया आईडी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अब वाटर रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें याद रखना है। और ये जो सूजल गांव आईडी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये आईडी का कॉन्सेप्ट जो है जल जीवन मिशन के अंदर ही आता है, ये भी याद रखना। यानी ये जो जल आईडी है वाला कॉन्सेप्ट है, ये JJM के साथ में लिंक्ड है, इसके साथ में एसोसिएटेड है। अब ये जल जीवन मिशन क्या है, बताया 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, ठीक है, ये घर में टंकी का पानी का कनेक्शन हर एक गांव वाले क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाना बाय 2024, ये हमारा मेन पर्पस था, ठीक है, इस जल जीवन मिशन के तहत। क्लियर हो गया। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत जल जीवन मिशन कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जल जीवन के थ्रू पैसा कैसे कैसे खर्च किया जाता है, मान लो कोई नॉर्मल स्टेट है, उसमें 50:50 का खर्चा होता है, 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 50% राज्य सरकार। कोई हिमालयन क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें 90% खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% खर्च करता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी आपको पता है भाई, केंद्र, जितने भी केंद्र शासित देश आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उसमें 100% सेंट्रल फंडिंग ही होती है, यानी कि केंद्र सरकार 100% फंडिंग करती है। ये पैसा खर्च किस चीज़ का है, ये है दोस्तों जल जीवन मिशन का, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जल जीवन मिशन का मेन पर्पस क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना लोगों के घरों तक। और सूजल गांव आईडी का मेन पर्पस है वो जो कनेक्शंस हुए हैं उनको डिजिटली रिकॉर्ड कर लेना, डिजिटली उनकी मैपिंग करना, बस सिंपल। चलो अगला आर्टिकल जो हमने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है, इसमें बात हो रही है दोस्तों सिल्वर पिट क्रेटर के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्रेटर है एक बहुत बड़ा गड्ढा, ये कहाँ पर है दोस्तों, नॉर्थ सी के अंदर में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको नॉर्थ सी का मैप दिखाऊं तो इस तरीके से आपको ये नॉर्थ सी देखने को मिल जाता है। जूम करेंगे अच्छे से, आसपास बहुत सारे कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी से बॉर्डर को शेयर करते हैं। और एक बात याद रखना, नॉर्थ सी यूपीएससी का फेवरेट है। आप सर्च करो नॉर्थ सी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4 प्रश्न आपको मिलेंगे रीसेंट के समय के, ठीक है। तो बॉर्डर्स अगर आप देखोगे तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, नेदरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब कंट्रीज है जो नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। नॉर्थ सी में छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे हैं। अभी हम सिल्वर पिट क्रेटर की बात करते हैं, तो दोस्तों ये है वो सिल्वर पिट क्रेटर, यानी एक यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा जिसके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे बहुत समय से। नाउ अब एक रिसर्च की नई रिपोर्ट आती है जिस वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च, ये जो नई रिसर्च है उसने कंफर्म किया है कि जो ये गड्ढा हुआ है समुद्र के अंदर नॉर्थ सी में, ये हुआ है एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से, यानी एक क्षुद्र ग्रह, एक चट्टान बहुत ही बड़े साइज की जो पृथ्वी से टकराई, जिसकी वजह से आज ये सिल्वर पिट क्रेटर बना हुआ है। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है सिल्वर पिट क्रेटर कहाँ पर है, कौन से समुद्र में है, तो इसकी लोकेशन है नॉर्थ सी की। फॉर्मेशन कैसे बना, तो नई रिपोर्ट कहती है कि भाई एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था, बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, वो सीधा धरती से टकराता है। ये बात है लगभग 43 से लेकर 46 मिलियन ईयर्स पहले की। उसकी वजह से ही क्या हुआ, सिल्वर पिट क्रेटर बनता है। अब सिल्वर पिट क्रेटर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास में सबूत क्या है, हमने इसको ऐसा कैसे कह दिया कि एस्टेरॉयड यहाँ से टकराया, क्योंकि जब इस गड्ढे पे रिसर्च की गई तो वहाँ पे मिले हमें शॉक्ड क्वार्ट्ज या फेल्ड्स्पर क्रिस्टल, ये चीज़ों का प्रेजेंस पाया गया है, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों का प्रेजेंस पाया गया है, शॉक्ड क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पर क्रिस्टल। ये चीज़ें कब मिलती हैं, ये तभी बनती हैं जब किसी चीज़ के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर पड़े, जैसे एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट। तो इसी अनुमान के हिसाब से बोला गया भाई इस जगह पर एस्टेरॉयड टकराया था, जिस वजह से ये क्रेटर बन गया, नाम दिया हमने सिल्वर पिट क्रेटर। कितना बड़ा गड्ढा है आप इमेजिन करो, 3 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है ये, इतना ज़्यादा मैसिव, इसको सिल्वर पिट क्रेटर बोला जा रहा है। लंबे समय से प्रिजर्व करके रखा गया है, बिल्कुल राउंड शेप में है। अब रिपोर्ट कहती है कि भाई एस्टेरॉयड टकराया था, उसकी वजह से ये गड्ढा बन गया है। ओके, क्लियर हो गया क्या है, क्यों है, कैसे न्यूज़ में बना हुआ है। चलो अगला टॉपिक हमारे पीआईबी में भी यहाँ पर पब्लिश हुआ था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोहा राइस के बारे में, वेरी वेरी रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों जोहा राइस को जीआई टैग दिया जा चुका है। देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे के सारे, सबका रोल एग्जामिनेशन में है। एक भी आर्टिकल या एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि एग्जाम में हेल्प ना करे, बहुत चुन चुन के क्रिस्प सेशन बनाया गया है।
तो चलो, अब क्वेश्चन यह है कि ये न्यूज़ में क्यों है और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो रीज़न यह है दोस्तों, अभी इंडिया ने लगभग 25 मैट्रिक टन्स जीआई टैग वाला जोहा राइस एक्सपोर्ट किया है यूनाइटेड किंगडम और इटली को। ये जोहा राइस दोस्तों आज हमारे असम में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, असम में ग्रो किया जाता है। तो ये राइस पहुंचाया गया है यानी एक्सपोर्ट किया गया है यूके और इटली में, जिस वजह से चर्चाओं में आया। कारण समझ में आ गया। अब आगे आओ, थोड़े 2-3 पॉइंट्स यहां पर याद रखना जोहा राइस के बारे में कि जोहा राइस क्या है। एक इंडिजीनियस वैरायटी, असम की खुद की वैरायटी, असम में जो ग्रो की जाती है। इसमें एक शानदार सी खुशबू आती है, एक फाइन ग्रेन टेक्सचर है, टेस्ट इसका बहुत स्वीट और बहुत अच्छा है इस चावल का। ये कब ग्रो किया जाता है? खारिफ सीजन में। मुझे बताओगे खारिफ सीजन कौन से महीने से कौन से महीने तक चलता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। और खारिफ सीजन की कुछ रेलिवेंट क्रॉप्स के नाम लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, खारिफ राबी सीजन बहुत पढ़ाया है ना। तो जोहा राइस के बारे में बताओ। जोहा राइस यहाँ पर हमने डिस्कस किया, एक इंडिजीनियस राइस वैरायटी है असम की। जोहा से रिलेटेड असम में और भी मेजर वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोला जोहा, केतेकी जोहा, बोकुल जोहा, कुनकुनी जोहा। अगर ऐसे नाम मिल जाएं, कोला, कतकू, बोकुल, कुनकुनी, क्या है ये सब चीज़ें, तो ये सारी की सारी असम की राइस की वैरायटीज़ हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। ये राइस बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्यों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, फेनोलिक्स हैं, उसके अलावा लिनोलिक एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 प्रेजेंट है। एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी शरीर बनाता ही नहीं है, इसलिए एसेंशियल बोला गया है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो शरीर बना रहा है। ये सब चीज़ें चावल में प्रेजेंट है, तो चावल अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को प्रोवाइड करवाता है। कौन सा चावल? जोहा राइस। और ऑलरेडी यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया जा चुका है, तो याद रखिएगा जीआई टैग्ड वाला राइस है, इसलिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग आपको पता है मेरे दोस्त, जीआई टैग जो है ना, जोहा राइस को वैसे 2017 में मिला। लेकिन होता क्या है जीआई टैग? यह है जोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी जगह के सामान को पहचान देता है। जैसे जोहा राइस को जीआई टैग मिला तो हम जानते हैं कि भाई जो असली जोहा राइस है वो असम में मिलेगा, और दूसरा कोई स्टेट अपने यहाँ पे राइस को प्रोड्यूस करके उसका नाम जोहा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक तरीके से कॉपीराइट का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि आप इसका नाम नहीं चुरा सकते। समझ रहे हैं ना। और जीआई टैग वगैरह का जो पूरा प्रोसीजर है भारत में, वो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंडर में देखा जाता है। 10 साल के लिए किसी भी आइटम को जीआई टैग दिया जाता है और 10 साल बाद इसको वापस से रिन्यू किया जाता है। जीआई टैग के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि भाई मुझे इस सामान पे जीआई टैग चाहिए। उसका रजिस्ट्रार ऑफिस आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। ओके, किसके मंत्रालय के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो जीआई टैग के बारे में ये बेसिक बातें हो गई, तथ्य हो गए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और अगर जीआई टैग को हम किसी अपने इंटरनेशनल रूल के साथ में एसोसिएट करना चाहें, कौन से रूल के अंडर में लेकर आएंगे? तो ट्रिप्स अग्रीमेंट, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स अग्रीमेंट है ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अग्रीमेंट, उसके अंडर में आता है। थोड़ा सा याद रखेगा। यानी जैसे ग्लोबल लेवल पर ये कॉपीराइट का काम करता है, वैसे इंडिया के लेवल पर ये जीआई टैग वाला कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स हो गए पूरे आर्टिकल के। चलो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक दोस्तों, एक ड्रग अभी चर्चाओं में है जिसका नाम है एल्प्राजोलम। और ये टॉपिक आपको द हिंदू में ही मिलेगा, हमने डिस्कस नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, समय है अपने पास में, 2 सेशंस हैं, बड़े आराम से हर एक चीज़ को हम लोग कवर कर पा रहे हैं। एक ड्रग है जिसका नाम है एल्प्राजोलम टैबलेट। याद रखिए हुआ क्या है, न्यूज़ में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। खबर यह है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस डीआरआई, यूपीएससी 2025 पीवाईक्यू चेक कर लेना, 2025 में डीआरआई को लेकर सवाल पूछ लिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है जहाँ पे दवाई बनाई जा रही थी एल्प्राजोलम, ये इलीगल तरीके से बनाई जा रही थी, तो आंध्र प्रदेश में उस पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट किया है, उस फैक्ट्री को पकड़ा है, इलीगल काम को बंद करवाया है। डीआरआई यही काम करता है, ध्यान रखिएगा, एक एपेक्स बॉडी मानी जाती है इस तरीके के केसेस को डील करने के लिए। अब सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री को पकड़ा गया क्योंकि वो ये दवा बना रही थी, तो आखिरकार इस दवा में है क्या? ये एल्प्राजोलम है क्या? ये एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है जो बेसिक तौर पे एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर में आता है, नेशनल ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मतलब आप इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्शन किया जा रहा था इलीगल तरीके से। क्यों? क्योंकि एल्प्राजोलम जो है दोस्तों, ये कौन सी क्लास की दवा है? ये जो ड्रग है ना, ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये बिलोंग करता है बेंजोडियाजेपिन्स कैटेगरी को।
ये क्या होती हैं? इस कैटेगरी में सारी की सारी दवा वो हैं दोस्तों जो एज अ ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट काम करती हैं। अब ये कौन सी नई बला आ गई? ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, एक नशे में ले जाना के यहाँ पे काम करता है। तो इलीगल तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में इसको एज अ नशे के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से एल्प्राजोलम के ऊपर में करंट समय पर रोक लगाई गई। किसके माध्यम से? डीआरआई के माध्यम से एक फैक्ट्री को पकड़ा गया जो इलीगल इसका प्रोडक्शन कर रही थी आंध्र प्रदेश में। ओके, आपसे पूछ सकता है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बेंजोडियाजेपिन्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, दिमाग को थोड़ा हल्का कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। एक इंसान होता है ना नशे में, उसका दिमाग इसी तरीके से वर्क कर रहा होगा, वही कामिंग इफेक्ट, सेडेटिव इफेक्ट यहाँ पर बॉडी के अंदर में लाते हैं। जबकि इन दवा का इस्तेमाल पेशेंट के लिए किया जाता है जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन से एसोसिएटेड है, उनके लिए इन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल, इलीगल यूज़ करना शुरू किया और ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर में भी कवर होता है। इसलिए डीआरआई ने दोस्तों छापा मारा और इसके प्रोडक्शन के ऊपर में रोक लगाने की बात की गई। नाउ अब एक तीर से दो निशाने, एक तो एल्प्राजोलम आपने पढ़ा, उसके अलावा ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके बारे में भी छोटे छोटे 2-3 फैक्ट्स हैं, पढ़कर जाइएगा, एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी बनाई गई थी 1957 में, भारत की एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है। ठीक है, एग्जामिनेशन में यही बनेगा कि बताओ डीआरआई किस टाइप की बॉडी है, और नीचे स्टेटमेंट में अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये एक एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है, भारत के अंदर में स्मगलिंग को रोकती है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। ये बॉडी का मेन पर्पस है, जितनी भी ड्रग्स की तस्करी हो रही है भारत में, स्मगलिंग हो रही है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, कमर्शियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, कस्टम ड्यूटी यहाँ पर से बचने की कोशिश की जाती है, तो इन सारे केसेस को पकड़ता है, डिटेक्ट करता है डीआरआई, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सारे के सारा जो डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। तो इसी के अंडर में यहाँ पे ये हमारी डीआरआई नाम की जो बॉडी है वो आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स हो गए, कभी भी कहीं पर भी रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। एल्प्राजोलम के बारे में, ये एक बेंजोडियाजेपिन्स हैं, ये सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं। अगेन डीआरआई के बारे में ये रही 4 बातें। सीबीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, कौन कौन से केसेस को यहाँ पर यह हैंडल करता है, एंड इट्स अ एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी। आगे आते हैं, अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट के बारे में, चेक करना मेरे दोस्त। ठीक है, जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, अभी ऊपर वाला डिस्कस किया, उसमें से 2025 में सवाल बना हुआ है। ये वाला अगेन 2025 में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक 2023 में यूपीएससी का पीवाईक्यू मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्री की जिसका नाम है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीका के ये उन देशों में से आ रहा है जिसमें हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास में एक मिनरल भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा यहीं पर है, वो है कोबाल्ट। नीले कलर का होता है ये कोबाल्ट। तो अभी हुआ क्या है, मामला क्या निकल कर आ रहा है, एंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट में भी हाईलाइट करा गया है, बहुत सारा एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ डैमेज हो रहा है कोबाल्ट माइनिंग की वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। क्योंकि खनन करके कोबाल्ट निकाला जाता है तो उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है, लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कोबाल्ट रिसेंटली चर्चाओं में आया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने पढ़ना क्या क्या है, आइए मैं आपको बेसिक तथ्य ज़रा बता देता हूँ। कोबाल्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक है, सिल्वर ग्रे कलर का यहाँ पर मेटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से कोबाल्ट के साथ साथ जब हम कोबाल्ट को निकालते हैं ना तो बहुत सारी और भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। ये एक एलॉइंग मेटल है, जहाँ पे कोबाल्ट मिलेगा वहाँ पे कॉपर भी है, निकल भी है और आर्सेनिक ओर्स भी हैं। यानी आप कॉपर को निकालोगे, निकल को निकालोगे, जिंक को निकालोगे या दूसरे और प्रेशियस मेटल्स को जब आप निकाल रहे होंगे खनन करके, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है हमको वो कोबाल्ट मिलता है। आज कोबाल्ट दुनिया में बहुत सारे जगह पर है। दुनिया का सबसे बड़ा भंडार कोबाल्ट का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, ये बात रट लेना, याद रखना। फिर आपको रशिया में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा, फिलीपींस हो गया, क्यूबा हो गया। ये सारे के सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अकरेंस इन इंडिया की बात आती है तो भाई भारत के अंदर में कहाँ कहाँ पर है कोबाल्ट? भारत में थोड़े मात्रा में है, लेकिन कहाँ कहाँ पे? झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, नागालैंड एंड मध्य प्रदेश वाला स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न है।
सबसे पहला मेटलर्जिकल यूज़, दूसरे मेटल्स में हम इसको मिक्स कर सकते हैं, इसको मैग्नेट का या कटिंग टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरीज में यूज़ होता है। इवन जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एरोस्पेस, एनर्जी, डिफेंस, इन सभी जगह पे कोबाल्ट का यूज़ हो रहा है ना। कोबाल्ट ब्लू कलर का पिगमेंट देता है, तो इसलिए पॉटरी, ग्लास, पेंट्स, उसमें भी यहाँ पर कोबाल्ट का इस्तेमाल हो जाता है। और सबसे अहम यूज़ यहाँ पर दोस्तों कोबाल्ट का एग्जैक्टली कहाँ पर आपको नजर आएगा, वो आएगा रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर में। और इवन रिचार्जेबल बैटरीज में जो बैटरीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा दो साइड्स हैं, एनोड और कैथोड। ये जो कोबाल्ट है ये कैथोड वाली साइड पर एज अ मटेरियल यूज किया जाता है, याद रखिएगा, एज अ कैथोड वाली साइड पर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके सामने है 2025 का पीवाईक्यू, यानी कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है भाई। क्वेश्चन यह है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। पूछता है बताओ इन चारों में से कौन सा है जो कैथोड्स, बैटरी के कैथोड्स को बनाते हैं। तो कैथोड्स को बनाने के लिए आपने देखा कोबाल्ट भी है, लिथियम भी होता है, निकल भी होता है। ग्रेफाइट बेसिक तौर पे एनोड को फॉर्म करता है, नॉट कैथोड। तो ग्रेफाइट को हटा दें तो बाकी 1, 2 एंड 3 बचेगा, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। इससे ऊपर देखो, कहोगे इससे आसान क्वेश्चन 2023 में पूछा गया लगभग दुनिया का जो 1/4 कोबाल्ट है, ये मटेरियल जिससे बैटरीज वगैरह बनाई जाती है, ये कौन प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्योंकि डीआरसी में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ गए, क्लियर हो गया। रिवीजन पॉइंटर आपको दे दिए हैं कि भाई कैसे कैसे रिवाइज करना है। चलिए, इसके बाद टॉपिक जो है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, भाई बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं स्पॉटेड हेना के बारे में। कहोगे बहुत डिस्कस किया है भाई, भारत में जगह जगह पे मिलता है। नहीं, वो इंडिया में जो मिलता है वो स्ट्रिप्ड हेना है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो अलग है और स्पॉटेड हेना अलग है। स्पॉटेड हेना नॉट नेटिव टू इंडिया है, भारत में ये प्रजाति नहीं मिलती। स्पॉटेड हेना की प्रजाति केवल अफ्रीका में मिलती है। स्ट्रिप्ड हेना वो है जो नेटिव है टुवर्ड्स द इंडिया। ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रिप्ड हेना भारत का नेटिव है, नॉट स्पॉटेड हेना। स्पॉटेड हेना जिसपे ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हैं, स्ट्रिप वाले पे काली कलर की धारियां, लंबी लंबी पट्टी होती हैं, जैसे टाइगर के ऊपर दिखाई देती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब ये क्यों न्यूज़ में है, ज़रा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो रिसेंटली स्पॉटेड हाइना को इथियोपिया के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इसको एज अ इको वॉरियर आइडेंटिफाई करा गया है। क्योंकि कई बार बहुत सारे जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उनमें से बीमारियां फैलती हैं। अब बीमारी फैलने से पहले दोस्तों यहाँ पर ये हाइना मार के खा जाते हैं उन्हें, है ना। तो स्कैवेंजर्स हटा देते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं कि भाई बीमारी वगैरह को कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार एज अ प्रीडेटर यहाँ पर हम इन स्पॉटेड हाइनास को देखते हैं, तो इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल होता है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है इको वॉरियर कौन है इथियोपिया में। तो रिसेंटली हाइना को उसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करा गया। करना क्या है, आओ बेसिक फैक्ट याद रखो स्पॉटेड हाइना के बारे में। इसको लाफिंग हाइना भी कहा जाता है। हाइना फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर यही है, ठीक है। सबसे बड़े साइज के स्पॉटेड हाइना ही दिखाई देते हैं। भाई जो आपको रटना है ना, बिल्कुल मैं यही कहूँगा, रटना जो है वो है इसके फिजिकल फीचर्स। क्या रटना है दोस्तों, इसमें देखो स्पॉटेड हाइना में खास बात यह है, जो फीमेल भी होती हैं, फीमेल हाइनास, उनमें भी एक स्यूडो पेनिस देखने को मिलता है। जैसा मेल में यहाँ पर पेनिस देखने को मिलता है, वैसा फीमेल में भी ये फीमेल स्पॉटेड हाइना का रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है। ये आप देख रहे हैं, ये है क्लिटोरिस। उसके अलावा ये ब्लैडर आपको देखने को मिल जाएगा, ये यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये वेजाइना। यानी एक्सटर्नल ओपनिंग्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक्सटर्नल वेजाइनल ओपनिंग नहीं है इस फीमेल हाइना के अंदर में। तो जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं बर्थ वगैरह देना या जो भी काम है, यूरिनेशन का काम है, बर्थ का काम है, वो इसी के जरिए यहाँ पर ये फीमेल हाइना करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है। प्रश्न बन सकता है कि बताओ नीचे कुछ एनिमल की स्पीशीज के नाम दे दिए जाएं और पूछा जाए बताओ किन में स्यूडोपेनिस देखने को मिलता है, कौन सी फीमेल में स्यूडोपेनिस देखने को मिलता है। तो वो फीमेल हाइनाज हैं, स्पॉटेड हाइना, रिमेंबर दिस, काम का है ये बहुत, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप देख पाओगे मेनली इथियोपिया, कीनिया, तांजानिया, बोत्सवाना, नामीबिया, यानी अफ्रीका के मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को जागता है, रात को शिकार करता है, दिन भर रेस्ट करता है, आराम करता है। इनके सोशल स्ट्रक्चर को देखोगे तो मैट्रियार्कल क्लैन सिस्टम है, यानी यहाँ पे जो फीमेल हैं वो अल्फा हैं, वही यहाँ पर ग्रुप को लीड करती हैं। बाकी डाइट वगैरह भाई ऑब्वियस ही बात है, कार्निवोर हैं, हंटिंग करते हैं, दूसरे जानवरों को यहाँ पर ये खाते हैं। यूनिक बायोलॉजिकल फीचर बता चुका हूँ। धरती पर इकलौता प्लेसेंटल मैमल ऐसा है ये
जिसमें फीमेल्स के पास में भी स्यूडोपेनिस है, कोई एक्सटर्नल वेजाइनल ओपनिंग नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए या दूसरे और एग्जामिनेशन के लिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आगे यह है इसका कंजर्वेशन स्टेटस, यानी कि इसको हमने कहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखा है। तो ये जो हमारे फीमेल हाइनाज हैं, स्पॉटेड हाइनाज है स्पेशली, इनको IUCN में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी अवेलेबल है, पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा इतना बड़ा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। ये हो गए छोटे छोटे फैक्ट्स, जो पढ़ाया उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, बस 4 पॉइंट्स के अंदर काम खत्म, रिविजन पॉइंटर, है ना। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं अपने मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक। आपने एनवायरमेंट पढ़ा, इकॉनमी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, अब मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं गजपति डायनेस्टी के बारे में। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत चर्चाओं में देखने को मिला, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक्सप्लेन पेज पर ये आर्टिकल पढ़ा और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। अब ये गजपति डायनेस्टी क्यों चर्चाओं में है, कारण यह है दोस्तों 15th सेंचुरी के कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ लिखी हुई चीज़ें गजपति शासन के समय की मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं? गुंतुर टेम्पल के अंदर। गुंतुर जो बेसिक तौर पे आंध्र प्रदेश के अंदर में है, वहाँ पे दोस्तों ओडिशा के रूलर का इन्फ्लुएंस पाया गया है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या ओडिशा में जो गजपति डायनेस्टी फैला हुआ था, क्या वो उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नीचे साउथ इंडिया में भी था? तो इस चीज़ को यहाँ पर ये बढ़ावा देता है। इस वजह से गजपति रूलर्स के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गजपति डायनेस्टी की बात करते हैं या गजपति एम्पायर की बात करते हैं, तो इस एम्पायर के जो मेन लीडर थे दोस्तों वो थे कपिलेंद्र देवा। ठीक है, बहुत लोगों ने हराने की कोशिश की गई बट इन्होंने हार नहीं मानी। इनका एम्पायर ऊपर से लेकर नीचे तक, ओडिशा वाला रीजन, इवन मध्य प्रदेश का कुछ मिडिल वाला रीजन, ठीक है, नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन, तमिलनाडु का कुछ मेजर पोर्शन, यहाँ सभी जगह पर इनका पूरा एम्पायर फैला हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना गजपति एम्पायर के बारे में, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप मिडाइवल इंडिया के अंदर में हिस्ट्री में पढ़ोगे भी इसको, ठीक है। तो चलो, गजपति डायनेस्टी को हम लोग सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी भी कहते हैं। इस डायनेस्टी ने ओडिशा के अंदर में रूल किया 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, ठीक है। इनसे पहले जो यहाँ पे डायनेस्टी हुआ करती थी वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी। फोटो में ये देखिएगा, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, जिनके अंडर में ही आप देख पाओगे। तो जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, वो बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंडर में। अब ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है, उसके बाद जो नई डायनेस्टी खड़ी होती है वो थी गजपति डायनेस्टी या गजपति एम्पायर, है ना। तो गजपति एम्पायर की जब हम लोग बात करते हैं तो उनके मेन फाउंडर कौन थे? कपिलेंद्र देवा, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, जो लास्ट गंगा डायनेस्टी यानी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनके जो रूलर थे भानुदेवा IV, इनको हटाकर कपिलेंद्र देवा ने क्या करा, गजपति एम्पायर की नींव रखी और गजपति एम्पायर यहीं से ग्रो होना शुरू हो गया। क्वेश्चन यह है, गजपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि गजपति होते हैं लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, और गजपति एम्पायर के समय पर जो कपिलेंद्र देवा थे, इनके पास में एक बहुत पावरफुल आर्मी हुआ करती थी, हाथियों की, एलिफेंट आर्मी। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने गजपति एम्पायर ये जो है इसका नाम रखा। गजपति एम्पायर के दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आते हैं बीच में, एक आपको देखने को मिलेंगे पुरुषोत्तम देवा और दूसरे यहाँ पर आपको नजर आएंगे प्रताप रुद्र देवा। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। गजपति डायनेस्टी की कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी कटक है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करोगे तो एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड पूरा मिनिस्ट्रियल काउंसिल इन्होंने बना रखा था। जैसे मिनिस्टर्स अलग अलग हैं, उनको अमात्यास बोला गया, अमात्यास की पोजीशन दी गई, फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन दी गई है। इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाकी ये रिवीजन पॉइंटर यहाँ पर याद रखिएगा, गजपति डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में यहाँ पर समझाया गया। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगले आर्टिकल में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं नॉर वेस्टर के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टर्म रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था, तो आपको इस टर्म के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि नॉरवेस्टर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। देखो, नॉरवेस्टर अभी रिसेंटली हमें ओडिशा में देखने को मिला, यानी ओडिशा में अभी कुछ दिनों पहले बड़ी भयंकर हवाएं चली, तूफान आया, भारी भरकम बारिश होती हुई नजर आई, तो उसको नॉरवेस्टर का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई अभी आप देख पाओगे सर्दियां खत्म ही हुई हैं, उसके तुरंत बाद इस तरीके का एक इवेंट दिखाई देना, या हम कह सकते हैं अभी मानसून आने वाला है, मार्च अप्रैल में मानसून का पीरियड रहेगा, ठीक है, सॉरी मार्च अप्रैल पीरियड, ये प्री मानसून पीरियड है। तो ये इस प्री मानसून पीरियड के अंदर में इस सीज़न में इस तरीके से जो बारिश वगैरह दिखाई देती है हमको, या हैवी रेनफॉल ईस्टर्न साइड में दिखाई दे रहा है, उसको हम कई बार नॉरवेस्टर का कह देते हैं।
क्या बोल देते हैं, नॉर्वेस्टर। ये बनता कैसे है और क्यों यहाँ पे आंधी तूफान आया रिसेंटली, उसके पीछे का कारण ये है, बे ऑफ बंगाल से गर्म हवाएं चल रही हैं, मॉइस्ट एयर मास चल रहा है, ठीक है, हवा में नमी है, ये इधर उड़ीसा की साइड में आता है, इधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ड्राई एयर आ रही है, थोड़ा सा ठंडा है, और इसी रीजन में आप देख पाओगे मिक्स होकर, ये सब जो मिक्स हो रही हैं हवाएं, इसमें लो प्रेशर जोन बनता है। और लो प्रेशर जोन आपको पता है भाई, जैसे ही बनता है गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर फिर हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। तो ये एक रीज़न हमको ये देखने को मिल जाता है। तो नॉर्वेस्टर के बारे में याद रखना, ये क्या होता है, नॉर्वेस्टर नाम से पता चल रहा है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट नहीं, जो भारत का ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। हैवी रेनफॉल, बिजली का कड़कना, है ना, ओले पड़ना, डस्ट स्टॉर्म चलना, डाउन बर्स्ट होना, कई बार टॉर्नेडोज वगैरह भी आ जाते हैं नॉर्वेस्टर के अंदर में। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं। अब नॉर्वेस्टर को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में इसको कई बार कल बैसाखी कह दिया जाता है, कैलेमिटी ऑफ अ मंथ। उसके बाद असम में इसको कई बार बरदोई सिला कहा जाता है या बरदोली चिरा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस भी है इसका, माना जाता है कि जब ये वाली बारिश आती है तो जो चाय की खेती है या जूट का प्रोडक्शन हो रहा है या चावल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में कि नॉर्वेस्टर होता क्या है। तो नॉर्वेस्टर इज अ प्री मानसून क्लाइमेटिक फिनोमेना ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हमारे ईस्टर्न इंडिया का मानसून से पहले का एक क्लाइमेटिक फिनोमेना, इसको हम लोगों ने नॉर्वेस्टर का नाम दिया है। नाउ अगला आर्टिकल, अगले आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं एक ऑपरेशन के बारे में, विच इज़ अ ऑपरेशन सागर बंधु। इंपॉर्टेंट है, काम का है, तो ध्यान से पढ़िएगा। भारत ने यह मिशन श्रीलंका की हेल्प करने के लिए लॉन्च किया था लास्ट ईयर 2025 में नवंबर के महीने में, ऑपरेशन सागर बंधु। प्रश्न आप लोगों से बन सकता है सागर बंधु के रिगार्डिंग या ऑपरेशन संकल्प के रिगार्डिंग। तो मुझे आप ऑपरेशन संकल्प के बारे में आप लोग बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी दोस्तों बताएं, ऑपरेशन संकल्प के बारे में आपको पढ़ा रखा है। ऑपरेशन सागर बंधु की जब बात आती है तो नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया को एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट या डिजास्टर से रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था। तो याद रखना, श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था दितवा, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। तो हमने सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ना इस ऑपरेशन के तहत हम लोग यहाँ पे ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, तो इसलिए इंडिया श्रीलंका कॉपरेशन वापस से न्यूज़ में आया और ऑपरेशन सागर बंधु चर्चाओं में आ गया। प्रश्न बन सकता है आप लोगों से कि बताओ ऑपरेशन सागर बंधु किस कंट्री के लिए भारत ने चलाया या उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो साइक्लोन दितवा मेन कारण था जिसकी वजह से श्रीलंका में भारी भरकम तबाही मच गई थी, ठीक है। चलिए, जो भी आपने पढ़ा है आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। अपने कमेंट सेक्शन को सभी लोग ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 देन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 देन आंसर। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। रेडी हो? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर में। प्रश्न क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेजल मिसाइल। सेजल मिसाइल को लेकर दो छोटे छोटे स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला, सेजल मिसाइल एक लिक्विड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड स्टेटमेंट, जो सेजल मिसाइल है ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोपिली रिवर। कोपिली रिवर को लेकर दो तथ्य हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, कोपिली रिवर क्या एक लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की असम में? दूसरा, क्या कोपिली नदी मेघालय प्लाट्यू से ओरिजिनेट होती है? बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डाईमिथाइल एथर। डाईमिथाइल एथर को लेकर पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसमें हाई सीटेन नंबर देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो डाईमिथाइल एथर है ये हाई लेवल्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स को एमिट करता है, यानी हाई लेवल ऑफ सल्फर ऑक्साइड निकालता है डीजल के कंपैरिजन में, यानी डीजल से बेकार है। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर दो तथ्य, दो स्टेटमेंट सॉरी, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो अवार्ड है ये केवल और केवल जो 8th शेड्यूल के अंदर में भाषाएं दी गई हैं हमारे संविधान में, केवल उन्हीं भाषाओं के लिए अवार्ड दिया जाता है, दूसरी और किसी भाषा के लिए नहीं दिया जाता। सेकंड, ये जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है किसी भाषा के लिए, उसको अगले 2 साल
अवार्ड नहीं मिलता, यानी उस सेम भाषा में अगले 2 साल ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सूजल गांव आईडी। सूजल गांव आईडी को लेकर 2 स्टेटमेंट, कौन सा सही है। पहला, ये आईडी डिजिटल मैपिंग को इनेबल करती है ऑफ द रूरल सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रूरल वाटर सप्लाई जो है उसको डिजिटाइज रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना। दूसरा, ये सूजल गांव आईडी जल जीवन मिशन का हिस्सा है। तो बताएं कौन सा सही है। पहला 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एविडेंस यूज टू कन्फर्म द इम्पैक्ट ओरिजिन ऑफ सिल्वर पिट क्रेटर। जो सिल्वर पिट क्रेटर है नॉर्थ सी के अंदर में, उसका क्रेटर बनने के पीछे का कारण क्या था। रिसेंटली वो कारण को एज अ सबूत के तौर पे कंफर्म किया गया है। वो क्या था? क्या यहाँ पर वॉल्केनिक रॉक की वजह से ये पूरा गड्ढा बना था, या फिर कुछ क्वार्ट्ज और फेल्ट्स पर मिले हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पता चला है कि भाई ये सिल्वर पिट क्रेटर क्यों बना, या फिर यहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिशन ज़्यादा है, या फिर मैरीन फॉसिल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इसकी वजह से। तो बताएं दोस्तों क्या चीज़ कंफर्म की गई है रिसेंटली जो कि सिल्वर पिट क्रेटर के पीछे का रीज़न है। अगला प्रश्न बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जोहा राइस। जोहा राइस को लेकर पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये चावल को जीआई टैग मिल चुका है। दूसरा कहता है ये एक नॉन एरोमेटिक राइस वैरायटी है, मतलब इसमें कोई खुशबू वगैरह है ही नहीं, बिना खुशबू वाला चावल है जो मेनली पंजाब में ग्रो किया जाता है। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एल्प्राजोलम हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है, ये आपने बताना है। क्या ये ओपियोइड को बिलोंग करता है, क्या ये बेंजोडियाजेपिन्स को बिलोंग करता है, क्या एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करता है, या फिर एंटी हिस्टामाइन्स को बिलोंग करता है। बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पॉटेड हाइना इज करेक्ट। स्पॉटेड हाइना को लेकर बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक प्राइमरीली हेर्बीवोरस है। दूसरा, इसका एक पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तीसरा, स्पॉटेड हाइना में जो फीमेल होती हैं इनके पास में एक सीडो पेनिस होता है। चौथा, ये मेनली साउथ अमेरिका के अंदर में पाए जाते हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, नॉरवेस्टर्स अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। नॉरवेस्टर की चर्चाएं होती हैं, ये क्या है? क्या ये विंटर साइक्लोन्स है जो वेस्टर्न इंडिया में होते हैं, या ये प्री मॉनसून थंडर स्टॉर्म्स हैं जो ईस्टर्न इंडिया में होते हैं, या ये कोल्ड वेव्स हैं जो नदर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं, या ये मॉनसून डिप्रेशन है जो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर एक आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द ऑपरेशन सागर बंधु। ये ऑपरेशन सागर बंधु किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपने बताना है। क्या ये नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज है, या ये स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, या फिर ये एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है टू द श्रीलंका एक साइक्लोन के बाद का, या फिर ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर चारों में से कौन सा स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली करेक्ट है। आंसर लिख दो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी उत्तर के फटाफट, मुझे पता चलेगा कौन कौन लोग रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशंस को लेकर अपने फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे दूसरे लोगों को भी वीडियोस के बारे में पता चलेगा। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है सेशन के पीछे की बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मेहनत है, जिसमें कंटेंट को बिल्कुल क्रिस्प वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है विद सम इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और ये किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। मेनली हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बट करंट अफेयर तो भाई करंट अफेयर है ना, ये सब चीज़ें चर्चाओं में है, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद आपका द हिंदू का सेशन अपलोड होता है, टाइम मिलिए तो द हिंदू के सेशन में ज़रूर से मिलिएगा मेरे साथ में। 9 बजे लाइव डिस्कशन करेंगे, है ना। 9 से 9:30 के बीच में जो भी सेशन लाइव हो जाएगा, आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे साथ सेशन में जुड़िएगा, बहुत मज़ा आता है, लाइव डिस्कशन करते हैं। आप कुछ डाउट वगैरह पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और न्यूज़पेपर को सबसे इंटरेस्टिंग वे में कवर करने का तरीका आपको पता चलता है न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उस सेशन के अंदर में, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के इस डिस्कशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं याद रखिएगा, कल फिर से सुबह 5:30 बजे हम मिलेंगे। 5:30 बजे आपका टाइमिंग है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।